डॉक्टर सुजाता राठी हूँ। उस फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी जो हमारी नेचुरल हर्ब सीरीज थी उसकी 3 हर्ब्स की बात करी थी, ग्लोए, त्रिफला और अश्वगंधा। हमारी हर्ब सीरीज में हमारी 6 हर्ब ऐड हुई हैं, तो अब बची 3 हर्ब्स, नीम, ब्रह्मी और हमारी नीम, ब्रह्मी और ब्लैक क्यूमिन। आज हम इन 3 हर्ब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपने आयुर्वेद के लिए कि आयुर्वेद है क्या। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी मैं, आयुर्वेद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु प्लस वेद, मतलब आयुर्वेद। आयु मीन्स लाइफ, हम सभी जानते हैं कि आयु का मतलब है लाइफ। वेद का मतलब है ज्ञान, जो चीज हमें हमारी लाइफ के बारे में ज्ञान दे, हमारी लाइफ के बारे में हमें बताए, उसे कहते हैं हम आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ये ऐसा वेद है, एक ऐसी प्रणाली है, पद्धति है जो खुद ब्रह्मा जी ने स्मरण करी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका जो फर्स्ट जो इसका स्मरण हुआ था वो ब्रह्मा जी को हुआ था। जब ब्रह्मा जी को इसका स्मरण हुआ था तो उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी कुमारों को यह ज्ञान मिला और अश्वनी कुमारों के बाद यह ज्ञान हमारे देवताओं के राजा इंद्र को मिला। उसके बाद जब पृथ्वी लोक पर रोगों की हाहाकार मचने लगी तो इस कारण हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करके, घोर तपस्या करके, अपने आप को मेडिटेशन करके इस ज्ञान को प्राप्त करा। इस तरीके से आयुर्वेद हमारा पृथ्वी लोक पर आया। इस आयुर्वेद के थ्रू हमारी बॉडी में एक जो सबसे माइनर सी बात है और सबसे नॉलेजेबल बात भी है कि आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रचलित करता है और हमारे शरीर में आए रोगों को खत्म करता है। यानी स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और स्वस्थ शरीर में यदि बीमारियां आ गई हैं तो उन रोगों को खत्म करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद सारे विश्व में प्रचलित है, पर आज सारे विश्व को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए जो संपूर्ण विश्व को जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया है वो भारत ने दिया है, क्योंकि सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान भारत में आया था। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी हर्ब्स के बारे में आपको बताते हैं। हम सबसे पहले अपनी हर्ब्स नीम के बारे में बात करेंगे। ठीक, नीम का जो बॉटनिकल नेम है वो अजेंड्रेक्टा इंडिका है। नीम को सभी जानते हैं क्योंकि नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, उसे छोटे से लेके बड़ा सभी जानते हैं क्योंकि वो कॉमन इजिली हमारे भारत में पाया जाता है। भारत के अलावा नीम कहीं और नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। पुराने समय का प्रचलन है और पुराने समय की एक छोटी सी कहावत भी है नीम के लिए कि एक नीम 100 हकीम बराबर होते हैं। मतलब जो हमारा एक नीम है वो 100 बीमारियों पे काम करता है। ठीक है, इसलिए एक नीम और 100 हकीम बराबर होते हैं। पहले के समय में, हमारे पूर्व समय की बात करें तो नीम को गांव का दवा खाना भी कहा जाता था। यदि नीम अवेलेबल है तो वो 100 बीमारियों पे काम कर सकता है, इसलिए नीम को गांव का दवाखाना भी कहा जाता था। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसका हर पार्ट मेडिसिन प्रॉपर्टी रखता है। उसका जड़, उसकी तना, उसका फल, उसकी पत्तियां, उसका पेड़, हर पूरा पेड़, उसका एक एक पार्ट उसका मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। उसके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टियां हैं कि हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कि नीम की अपनी एक खुद खासियत है कि नीम एक तो नीम और ऊपर से कड़वा, पर नीम कड़वा होता है। यदि किसी ने नीम का पका हुआ फल, जिसे बोलते हैं निमोली, यदि आपने कभी पकी हुई निमोली को खाया होगा तो वो बहुत मीठी होती है, वो कड़वी नहीं होती है। पर नीम की पत्तियां कड़वी होती है, इसलिए नीम अपने में कषाया रस रखता है, मतलब मीठा और कड़वा। इसलिए ये हमारे वात और कफ का समन करता है। मीठे होने के कारण ये हमारे वात का समन करता है और कड़वे होने के कारण ये हमारे कफ का समन करता है।
ठीक, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हमारे वात पित्त कफ पे टिका हुआ है। तो हमारी जितनी भी हर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं तीन ही चीजों पे काम करती है। कोई हमारा वात कंट्रोल करती है, कोई हमारा पित्त कंट्रोल करती है, और कोई हमारा कफ कंट्रोल करती है। तो नीम हमारे कसायपन के कारण वो हमारे वात और कफ का समन करता है। नीम नीम जो है हमारी 21वीं सदी में, ठीक, नीम 21वीं सदी में इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप सभी लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका नीम की इतनी प्रॉपर्टी जान चुका है, इतनी उसकी वैल्यू जान चुका है कि शायद वो नीम को अपने अपने देश में पेटेंट कराने के लिए तैयार हैं। वो नीम की प्रॉपर्टीज को जान चुके हैं। तो हम अपनी नीम की प्रॉपर्टीज से वंचित क्यों हैं? हमें जानना है कि हमारे नीम में क्या खासियत है, हमारा नीम किस किस बीमारियों में काम करता है, और वो हमारे शरीर में क्या क्या हमें बेनिफिट्स देता है। नीम ट्री मैक्सिमम जो हमारे पश्चिमी भारत जो है उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। नीम खुद अपने में दो कलर का होता है। यदि आप नीम को बाहर से देखते हैं तो वो डार्क ब्राउन होता है, और यदि नीम अंदर की बात करें तो वो डार्क रेड होता है। इसी तरीके से नीम हमारे एनाटॉमी एंड हमारी फिजियोलॉजी दोनों पे वर्क करता है। यदि हमारी बाहरी त्वचा यानी हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पे भी वर्क करता है, और इंटरनली यदि हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारे ऑर्गन में कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो उस पे भी वर्क करता है। नीम का पेड़ अपनी ही खूबसूरती से अपने ही शरीर के तरीके से वो खुद बताता है कि वो किन किन चीजों पे किस किस तरीके से काम करता है। नीम जो है, सबसे बड़ी बात करें तो जिस बीमारी को भारत में छुआछूत की बीमारी माना जाता है, मतलब लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। पहले का समय ऐसा होता था कि जो लेप्रोसी पेशेंट्स होते थे उनको आधा गड्ढा करके उनको आधे शरीर को उनके मिट्टी में बंद कर दिया जाता था, आधा शरीर उनका मिट्टी से बाहर, आधा शरीर मिट्टी के अंदर, कि जिस तरीके से उनकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए और ये कुष्ठ रोग शरीर से खत्म होने की कोशिश करे। पर हमारा नीम उस कुष्ठ रोग पे भी काम करता है। वो हमारे शरीर में लेप्रोसी के गुण, उसकी जो लेप्रोसी के वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। जो नीम होता है, हम नीम के बारे में बताएं कि नीम की कॉमन वो किन किन चीजों पे वर्क करता है। नीम हमारी स्किन डिजीज पे सबसे ज्यादा काम करता है। नीम हमारी लेप्रोसी पे वर्क करता है, आई डिजीज पे वर्क करता है, ब्लडी नोज पे वर्क करता है, डायबिटीज में हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म में वर्क करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट पे वर्क करता है, हेयर फॉल, और हमारी ओरल माउथ यानी हमारा जो माउथ है उसकी पूरी थेरेपी हम नीम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नीम के कॉमन बेनिफिट्स हैं जिन जिन पे वो काम करता है। हम बात करते हैं अपनी स्किन डिजीज की कि नीम हमारी स्किन पे कैसे काम करता है। नीम की जो प्रवृत्ति है वो तिक्त है, तिक्त यानी कसायापन है। तो हमारे स्किन में किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन हो जाए, कोई भी एलर्जी हो जाए, लेप्रोसी भी जो है वो एक स्किन प्रॉब्लम ही है, एक्जिमा हो जाए, जो भी हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि वो हमारी स्किन पे शो होने लगे, तो यदि हम नीम का उस पे हम यदि नीम यूज करते हैं, हम नीम को अप्लाई करते हैं, तो वो उस जगह को क्लीन कर देती है और हमारे शरीर में स्किन डिजीज को खत्म करने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं हमारी आई डिजीज की कि वो आई डिजीज पे कैसे वर्क करती है। जो ये हमारी नीम होता है, ये तिक्त प्रवृत्ति के होने के कारण जो हमारे ब्लड में गंदगी हो जाती है, यानी जो हमारे ब्लड में डेड सेल उत्पन्न हो जाते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक देता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, यानी एक तरीके से हमारे ब्लड का फिल्टरेशन कर देता है। जैसे वाटर फिल्टर होता है एक्वागार्ड में, इसी तरीके से नीम हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को फिल्टर कर देता है, वो डेड पोर्शन को निकाल के बाहर फेंक देता है, और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल होती हैं। बात करते हैं हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे वर्क करता है।
जो ये इसका कसायापन है उसके कारण ये क्या करता है, ये हमारे कफ का शमन करता है। यदि आपको रेस्पिरेटरी से लेके आपको सांस में किसी भी तरीके की कफ की शिकायत है तो हम नीम का सेवन करते हैं तो वो हमारे कफ का शमन कर लेता है, वो हमारे कफ को रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं हम अपने एक्सेक्रेटरी सिस्टम की, यानी हमारी किडनी फंक्शन की। ये किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ना कि उसकी डिजीज को इम्प्रूव करता है। यदि आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये उसमें हेल्प नहीं करता है, ये किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। यानी किसी को यूरिन फ्लो में दिक्कत है, किसी को यूरिन इंफेक्शन की प्रॉब्लम है, यदि किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये हमारे किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, यानी हमारे यूरिन को फिल्टर करता है। तो जब हमारा यूरिन फिल्टर हो जाता है तो किडनी से रिलेटेड जो उसके फंक्शंस की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, यानी किडनी के अंदर जो विकार होते हैं वो शरीर से हमारे मूत्र के थ्रू बाहर वॉश आउट हो जाते हैं। बात करते हैं हम प्रजनन संस्थान के, यानी गर्भाशय की। जो नीम होता है वो गर्भाशय उत्तेजक होता है, यानी वो फीमेल को कंसीव करने में हेल्प करता है। यानी जो फीमेल परेशान है अपनी कंसीविंग को लेके, कंसीविंग की प्रॉब्लम को लेके कि उन्हें कंसीविंग नहीं होता है, तो यदि वो नीम का सेवन करती हैं तो उनकी प्रजनन शक्ति में इम्प्रूवमेंट आता है और उनका गर्भाशय जो है वो गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक बहुत छोटी सी बात है, सब जानते हैं शुगर। शुगर किस लिए होता है बॉडी में, खुद सबको पता होता है। शुगर नाम से ही पता होता है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। नीम को सभी जानते हैं कि नीम कड़वा होता है, तो यदि हम नीम का सेवन करें तो वो हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उसको स्लो कर देता है, यानी वो हमारे ब्लड के फिल्टर करने से लेके हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को ऑटोमेटिक डाउन कर देता है। हमारा पैनक्रेटिक जो फंक्शन है वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है। नीम है, नीम की कॉमन जो है, आप बात करते हैं हम अपने ओरल थेरेपी लेके, यानी अपने माउथ को लेके। आपने पुराने समय में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि लोग नीम की दतून यूज करते थे, किस लिए, कि उन्हें उनके दांतों में किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल या वायरस फंगस किसी भी तरीके की ना लगे और उनके मुंह से बदबू ना आए, सिर्फ इसीलिए वो क्या करते थे, नीम की दतून करते थे। एक्चुअली नीम हमारे ओरल फंक्शन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, जो जितने भी हमारे माउथ में पूरे दिन में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, तो यदि हम नीम को यूज करते हैं तो वो शाम पूरी रात अपने हमारे शरीर में हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, प्यूरिफिकेशन करता है और हमारे माउथ में उत्पन्न हुए, हमारे मुंह में पैदा हुए बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो इससे हमारे मुंह में किसी भी प्रकार का कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, हमें पायरिया की दिक्कत हो, हमारे मुंह से स्मेल आने की दिक्कत हो, किसी भी तरीके की यदि आपको ओरल प्रॉब्लम है या आपके मसूड़ों से खून आता है या आपके जो दांत हैं उनमें पीलापन आ गया है, किसी भी तरीके की यदि आपको परेशानी या दिक्कत है तो आपका नीम का सेवन करते हैं तो आप उस परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। अब एक बात बताते हैं हम नीम के बारे में कि नीम, आपने आज तक सुना होगा हर किसी हर्ब के बारे में कि वो जो हमारी बॉडी में डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है, उन सेल्स को बाहर निकाल के फेंक देता है, जिसे बोलते हैं हम कैंसर सेल। यदि हमारी बॉडी में कोई भी फ्री रेडिकल है, कोई डेड सेल है तो उसको कैंसर सेल कहा जाता है, ठीक है। पर नीम की अपनी खासियत है कि वो जितने भी हमारी बॉडी में कैंसर सेल होते हैं यानी डेड सेल होते हैं वो उनको संगठित नहीं होने देता। इसका मतलब क्या है कि डेड सेल और यानी कैंसर सेल हर बॉडी में कहीं ना एक सेल, 2, 3, 4 या यानी हजारों सेल कहीं ना कहीं रहते ही हैं, पर वो सेल अलग अलग रहते हैं, वो एक साथ संगठित नहीं रहते हैं। तो नीम का क्या काम होता है, यदि आप नीम की टैबलेट को पर डे यूज करते हैं तो वो कैंसर सेल को संगठित नहीं होने देता है, एकत्रित नहीं होने देता है, वो उनको अलग अलग रखता है। तो इसलिए जब तक कैंसर सेल एक जगह संगठित नहीं होते हैं, वो अपना ग्रुप नहीं बनाते हैं, तब तक कोई भी टेस्ट, कोई भी आपका किसी भी लेवल का हाई टेस्ट हो कैंसर घोषित नहीं कर सकता है। इसलिए नीम कहीं ना कहीं हमें हमारी बॉडी को कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो कैंसर सेल को संगठित नहीं होने देता है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो सबसे फास्ट ग्रो करता है और
ऐसा कोई सीजन नहीं है जिसमें नीम का पेड़ की नीम का उगा हुआ है वो खत्म हो जाता है। नीम एवरग्रीन है, तो इसलिए आप नीम की टैबलेट, आप नीम को अपने तीनों मौसम में ले सकते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो और चाहे गर्मी हो। आप नीम को तीनों ही मौसम में ले सकते हैं, क्योंकि नीम में जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, नीम हमारा एंटी फंगल भी होता है, नीम हमारा एंटी बैक्टीरियल भी है, नीम हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी है, और साथ में नीम हमारा एंटी डैंड्रफ भी वर्क करता है। आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पूओं का नाम सुना होगा, पर नीम हमारा एंटी डैंड्रफ भी वर्क करता है। यदि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल की समस्या है और आप नीम का सेवन करते हैं, तो आपके हेयर फॉल की जो कंडीशन है वो भी स्टॉप हो जाएगी और आपके हेयर में जो डैंड्रफ की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। इस समय में कोरोना वायरस के बाद, कोरोना वायरस के जो जो पेशेंट कोरोना वायरस से गुजरे हैं या जिनके शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे फीवर आया है, इस समय सभी को हेयर फॉल की सबसे ज्यादा दिक्कत है। इस समय पे हेयर फॉल ऐसी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है जैसे कि फीवर। तो ये आप यदि हर बंदा नीम का सेवन करता है तो वो अपनी इस समस्या से समाधान ले सकता है और इस समस्या को खत्म कर सकता है। ये है हमारे नीम के बेनिफिट। यदि आप नीम का सेवन करना चाहते हैं तो आप नीम का सेवन कंटिन्यू 3 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 3 मंथ के बाद आपको कहीं ना कहीं नीम को ब्रेक देना पड़ेगा और आपको उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। यदि आप नीम का अच्छे से अच्छा प्रभाव अपने शरीर में देना चाहते हैं तो आप रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आप एक नीम की टैबलेट, डिएक्सन नीम की टैबलेट का सेवन कीजिए और आप अपने शरीर में फिर चमत्कार का अनुभव कीजिए। ठीक है, जो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको अपना 30 से 35 दिन के अंदर आपको खत्म दिखाई देने लगेंगी। जो कि आप यदि स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो मिनिमम कोई भी डॉक्टर आपको 6 मंथ से कम का ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करता है। और यदि आप नीम टैबलेट लेते हैं तो वो आपको 30 से 35 डेज में आपके ऊपर रिजल्ट शो करती है। ये है हमारे नीम की खासियत। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट हर्ब की, जिसका नाम है ब्लैक क्यूमिन यानी काली जीरी। अभी मैंने आरबीसी पे मीटिंग भी हुई थी और सुना भी था कि काली जीरी के बारे में। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि काली जीरी के बारे में कुछ मिथ्य हैं, ठीक है ना, कुछ मिस्टेक हैं। तो इसके लिए सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है, पर ठीक है, कि काली जीरी और कलौंजी दोनों ही डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। ये हम लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है कि काली जीरी जो है वो कलौंजी है, काली जीरी कलौंजी नहीं है, दोनों ही अलग चीज हैं। काली जीरी जो है वो उसका बॉटनिकल नेम जो है ब्लैक क्यूमिन, यानी काली जीरी को इंग्लिश बोला जाए तो ब्लैक क्यूमिन। काली जीरी का जो बॉटनिकल नेम है, क्योंकि ये वनस्पतियां हैं, ये जितनी भी हर्ब है ये सब वनस्पति है और इन सबका कोई ना कोई वनस्पति नाम है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो सेंट्रा थिमरा ए थैलेमैटिक है। ठीक है, और जो कलौंजी है वो हमारी ब्लैक सीड है, ना कि ब्लैक क्यूमिन। ठीक है, ब्लैक सीड जो है हमारी कलौंजी, उसका बॉटनिकल नेम है निगरा सटाइवा। तो दोनों प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज अलग है। काली जीरी और कलौंजी दोनों ही अलग है। काली जीरी का इंग्लिश नेम ब्लैक क्यूमिन है, कलौंजी का इंग्लिश नेम ब्लैक सीड है, दोनों ही अलग प्रजाति में आती है। कलौंजी कहीं से कहीं भी क्यूमीन फैमिली में बिलोंग नहीं करती, क्योंकि हर वनस्पति की अपनी फैमिली होती है। जैसे हम लोगों की एक फैमिली होती है, ऐसी हर वनस्पति की अपनी फैमिली होती है। कलौंजी कहीं से कहीं तक भी क्यूमीन फैमिली में ऐड नहीं होती है, कलौंजी सीड फैमिली में आती है, यानी बीजों की प्रजाति में आती है। और ब्लैक क्यूमीन यानी जो क्यूमीन है वो हमारे जीरे की प्रजाति में आती है। एक हमारा रेगुलर क्यूमीन होता है जो हम अपने रसोई घर में यूज करते हैं, ठीक है, जिससे बोलते हैं हम ब्लैक क्यूमीन, जो बोलते हैं जिसे हम रेगुलर क्यूमीन बोलते हैं। और जो ये ब्लैक क्यूमीन है ये है काली जीरी, दोनों ही डिफरेंट है। जो हमारी ब्लैक क्यूमिन होती है वो लाइट ब्लैक कलर की होती है, जो कलौंजी होती है
वो डार्क ब्लैक कलर की होती है। दोनों का बॉटनिकल नेम अलग है, दोनों की प्रजाति अलग है। तो इसलिए मैं इस आपको शो करने के लिए मैं लेके आई हूं ब्लैक क्यूमिन और ब्लैक सीड। आप सभी देख रहे होंगे, आपको दिखाई भी दे रही होगी। ये है हमारी ब्लैक सीड यानी कलौंजी, ठीक है। तो ये ब्लैक क्यूमिन नहीं है। आप सब अपने ब्रेन से इस चीज को वॉश आउट कर दीजिए कि काली जीरी यानी ब्लैक क्यूमिन कलौंजी नहीं है। कलौंजी हमारी ब्लैक सीड है। आप देख भी सकते हैं कि ये कितनी डार्क है और ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ये है हमारी काली जीरी यानी ब्लैक क्यूमिन, जिसकी टैबलेट हमारे डीएक्सन में अवेलेबल है, यानी डीएक्सन ब्लैक क्यूमिन। ब्लैक क्यूमिन लाइट ब्लैक कलर की है और हमारा जो रेगुलर क्यूमिन है उससे थोड़ी सी बड़ी और मोटी होती है। तो आप प्लीज अपना ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि ब्लैक क्यूमिन जो है वो कलौंजी है, ठीक। अब हम बात करते हैं ब्लैक क्यूमिन के बारे में कि ब्लैक क्यूमिन क्या है। ब्लैक क्यूमिन काली जीरी है, जिसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों में से भी जाना जाता है। हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे ब्लैक क्यूमिन को काली जीरी के नाम से जाना जाता है। बात करें हम गुजरात की, तो वहां पे उसे काली जीरी के नाम से जाना जाता है। हम बात करें मथुरा और आगरा के साइड की, तो वहां पे इसे कृष्ण जीरा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में इसको कश्मीर पीरक या जीरक के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से ये जानी जाती है, कलौंजी नहीं है। ब्लैक क्यूमिन जो है वो कलौंजी नहीं है। जो ब्लैक क्यूमिन है वो हमारे गढ़वाल, कुमाऊं और हमारे कश्मीर में सबसे ज्यादा पैदा होती है, ठीक है। इसलिए इसे ये जो 3 जगहों में पैदा होने के कारण इसे अलग अलग नाम से हर जगह पे जाया जाता है। हम ब्लैक क्यूमिन को कटु जीरा बोलते हैं। जो हम घर पे जो कॉमन जीरा यूज करते हैं वो कड़वा नहीं होता है, वो तिर्क होता है, यानी एक तीखा सा स्वाद होता है उसका। ना तो कड़वा होता है ना मीठा होता है, एक वो टेस्टलेस स्वाद होता है उसका। पर यदि आप ब्लैक क्यूमिन को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट जो कड़वा होता है, यानी उसको कटु जीरा बोला जाता है। उसका टेस्ट कड़वे होने के कारण वो हमारे कफ का समन करता है। मैंने आपको बताया था जो भी कड़वी चीज होती है वो हमारे कफ का समन करती है। इसके साथ साथ काली जीरी में हमारे आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन B6 अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारी काली जीरी में डिटॉक्स करने की पावर सबसे ज्यादा है। क्योंकि उसके अंदर विटामिन C प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। आप नींबू का टेस्ट कर लीजिए तो भी वो आपको तीखा यानी कड़वा लगेगा। तो इसी तरीके से काली जीरी भी जो होती है वो बहुत कड़वी होती है। उससे रेगुलर क्यूमिन की तरह यूज नहीं करा जाता है, तो इसे एज ए मेडिसिनल यूज करा जाता है। इसे मेडिसिन में यूज करा जाता है क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी में राम बाण की तरीके से यूज होता है। इसे जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है इसे क्यूमिन ऑफ ब्लेसिंग बोला गया है। यानी जो जीरे होते हैं ना, तो जीरो में इसका रामबाण है। ये जितने भी प्रजाति के जीरे हैं उनमें सबसे अच्छा इफेक्ट जो करता है वो हमारा कटु जीरा करता है, यानी काली जीरी। और काली जीरी की जो टैबलेट है वो हमारे डीएक्सन में आज अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेनली जो हमारा ये कटु जीरा है, ये मिनरल्स और विटामिन की खदान है। इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन हर तरीके से हर चीज में अवेलेबल है और वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जो काली जीरी होती है, मेन इसके जो तने वाला भाग होता है वो हम यूज करते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। हम इसका जड़ वाला जो भाग होता है हम उसे यूज नहीं करते हैं। आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पित्त का समन नहीं करती है। यदि कोई एसिडिटी पेशेंट है या किसी को एसिडिटी की दिक्कत है, किसी को पित्त बनने की दिक्कत होती है, तो जो इसका कसायापन है वो पित्त की दिक्कत को बढ़ा सकता है। तो जो भी एसिडिक पर्सन है या जिन्हें पित्त की दिक्कत होती है वो काली जीरी का सेवन ना करे। चरक संहिता में यहाँ तक लिखा है कि जो ये काली जीरी होती है हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का विष, किसी भी बीमारी के कारण किसी भी तरीके का यदि विष बन जाता है तो वो उसको शरीर के अंदर नष्ट करके यूरिन के रास्ते खत्म कर देती है। अब विष की बात करें तो यदि हमारी इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं तो वो एक तरीके से हमारे इंटेस्टाइनल में जहर बना देते हैं, यानी जहर फैला देते हैं, ये विष फैला देते हैं।
ठीक। हम बात करें हर्निया, हर्निया क्या होता है? एक हर्निया पाउच ऑफ डक्ट होता है, यानी हमारे इंटेस्टाइन में एक तरफ एक ऐसा पाउच बन जाता है जिसमें जहर इकट्ठा हो जाता है, यानी विष एकत्रित हो जाता है। यदि हम ब्लैक क्यूमिन का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विष को एकत्रित नहीं होने देता है और वो शरीर के अंदर इसको नष्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे अपने काली जीरी के बेनिफिट्स के बारे में। काली जीरी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बढ़िया रोल करती है, क्योंकि ये रुचिक कारक है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते के साथ ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये कड़वी होती है, तो जितना भी हमारे स्टमक में जितने भी हमारी डिटॉक्सिंग पावर को निकालने की क्षमता होती है, ये एकदम फॉलो करती है। ये हम इसको खाएंगे और ये जाके हमारे स्टमक में वर्क करेगी और हमारे इंटेस्टाइन में जमा हुआ जितनी गंदगी है उसको वॉश आउट कर देती है। यदि स्टमक में किसी भी प्रकार की गंदगी के कारण उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, हमें किसी भी कारण हमारी बॉडी में अचानक में बुखार आ जाना और अचानक में बुखार का चले जाना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्टमक की प्रॉब्लम के कारण होता है। क्यों? क्योंकि 90% जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे स्टमक में होती है। तो यदि आप काली जीरी का सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी में इस तरीके के जो फीवर होते हैं उनको होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टमक में जमी गंदगी को साफ कर देता है। अब दूसरी बात करें, जैसे कि हमारे एक उम्र आने पे शरीर में किसी ना किसी रीजन से सूजन आती रहती है, कि सूजन आ जाती है, सूजन उतर जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन उतर जाती है। ठीक है। यदि यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड भी एक तरीके का विष होता है। यूरिक एसिड वो उसकी इंग्लिश नेम है। यदि हम बात करें तो एक तरीके का वहां पे क्या होता है, हमारा साइनोविल इकट्ठा हो जाता है और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो आपकी बॉडी में किसी लेवल से यदि कहीं ना कहीं सूजन का समस्या है तो आप ब्लैक क्यूमिन को इंटेक कीजिए, ब्लैक क्यूमिन को लीजिए, तो आपकी बॉडी में जो ये सूजन की समस्या है ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आने की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। यदि किसी को फूड एलर्जी है किसी तरीके की, कोई आपको राइस एलर्जी है, किसी भी तरीके की किसी भी एलर्जी के कारण आपकी बॉडी में यदि स्वेलिंग आती है, आप कटु जीरे का प्रयोग करते हैं, यदि आप काली जीरे के टैबलेट को कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक बात करते हैं हम लैक्टिक वुमेन की, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, यदि वो कटु जीरे का प्रयोग करें, यदि वो लैक्टिक जितनी भी मदर हैं वो ब्लैक क्यूमिन की यदि टैबलेट को इनटेक करती हैं तो जो उनके दूध की क्वालिटी है, यानी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। या जिन माताओं को दूध ना आने की समस्या है और वो ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट को इनटेक करते हैं तो आप खुद एक चमत्कार फील करेंगी, उनको मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा और उस मिल्क की क्वालिटी नॉर्मल मिल्क की क्वालिटी से बेटर आपको दिखाई देगी। यदि आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होती है, किसी तरीके की तकलीफ है, जैसे कि वॉमिटिंग आने की समस्या हो गई है या बार बार होता है कि गर्भधारण नहीं हो रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है इस चीज की, तो यदि आप ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट को इंटेक करते हैं तो आपको गर्भाशय धारण करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। यदि किसी लेडीज को किसी भी तरीके की मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो या बार्टराइज सिस्ट की प्रॉब्लम हो, आजकल आप कभी भी कोई भी यदि अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आप उसमें फाइब्रॉइड्स की सबसे ज्यादा दिक्कत देखते हैं, कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी हुआ है तो उसमें सबसे पहले यूट्राइन कैविटी में फाइब्रॉइड्स बने होते हैं। तो प्लीज आप सब उन फाइब्रॉइड से परेशान ना हो, किसी तरीके फाइब्राइड होते हैं। और यदि आप ब्लैक क्यूमिन को कंटिन्यू इनटेक करते हैं तो वो किसी भी तरीके का कैसा ही फाइब्राइड्स है वो वहां से खत्म हो जाएगा। यदि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फ्लो की प्रॉब्लम है या टाइम रूटीन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो सब समस्या आपकी हल हो जाएगी। हम बात करते हैं अपनी आंखों की, क्योंकि आंखें हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि यदि आंखें सही नहीं है तो दुनिया का कोई भी नजारा सही नहीं है, हम दुनिया में कोई भी चीज अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो जब भी हमारी आईज में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सर्कुलेशन से रिलेटेड आती है। आईज में हमारी जो नर्व्स सर्कुलेट करती हैं वो सबसे थिन होती हैं, जिसके कारण वहां पे सबसे
स्लो सर्कुलेशन होता है ब्लड का। यदि उसमें कहीं ना कहीं किसी रीजन से कोई भी ब्लॉकेजिंग होती है या किसी रीजन से वहां पे कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले हमारी आईसाइट में इफेक्ट आता है, या हमें हेडेक होता है, या हमारे आईज में भारीपन आता है। तो यदि आप ब्लैक क्यूमिन को लेते हैं तो ये हमारे नसों में जो हमारे आलोचक नर्व्स होती हैं, जो हमारी नस जो हमारी वे नर्व्स होती हैं जो हमें देखने को लिए प्रमोट करती हैं, हमारे आईज को रोशनी के लिए प्रमोट करती हैं, तो उसमें कफ का समन हो जाता है। यानी कहीं जो आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं हमारे नोज से रिलेटेड कफ जो है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी आईज की नर्व्स में आ जाता है। तो इसके कारण हमारा हेडेक, हमारे आईज में भारीपन खत्म नहीं होता है। यदि आप ब्लैक क्यूमिन को कंटिन्यू लेते हैं तो वो हमारी आंखों की नसों की सफाई करती है, और इसके कारण हमारी आंखों में भारीपन, हमारे आंखों की रोशनी में हमें सुधार नजर आने लगता है। जिससे लॉन्ग टाइम हेयर फॉल की समस्या है, या किसी को अपने हेयर लॉन्ग करने हैं, यदि लेंथ अपने हेयर की लेंथ बढ़ानी है, तो प्लीज आप ब्लैक क्यूमिन का सेवन कीजिए, और इससे आपकी जो हेयर की लेंथ है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं सफेद दाग। सफेद दाग की समस्या जो कि आपने बहुत सुनी भी होगी, जो स्किन के लिए वैसे देखने में भी बहुत एक बड़ी समस्या है, और डॉक्टर उसका सही, यदि आप हम अपना इसको एलोपैथ में बात करें तो एलोपैथ में कहीं ना कहीं भी हमारे सफेद दाग की समस्या का इलाज नहीं है। पर जो ब्लैक क्यूमिन होती है वो सफेद दाग पे राम बाण काम करती है। क्यों? क्योंकि जो स्किन हमारी स्किन पे हमारे डिसकलरेशन हो जाती है, तो वो हमारी स्किन को कलर को दोबारा जनरेट करने में, उसको रीजनरेट करने में हेल्प करती है। तो जो हमारी स्किन में सफेद दाग की समस्या है वो खत्म हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म की बात करते हैं, जो कि बहुत कॉमन समस्या है। कॉमन समस्या भी नहीं है, आज के समय में हर किसी, आपने डॉक्टर के मुंह से भी सुना होगा कि 6 महीने में हमें वॉर्म की मेडिसिन लेनी चाहिए। यानी जो हमारे इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं यानी वॉर्म होते हैं, वो हमें पेट दर्द की समस्या सबसे पहले करते हैं। और जो ये बरसात का मौसम होता है इसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, तो ऐसी जो हमारे स्टमक वॉर्म होते हैं यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, यानी उनकी प्रजातियों में बढ़ाव होने लगता है। तो यदि आप इस मौसम में, बरसात के मौसम में यदि आप ब्लैक क्यूमिन लेते हैं, तो जो आपके स्टमक में जो स्टमक वॉर्म्स है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है, तो ये उनको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जब हमारे किल होते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा, जब इंटेस्टाइनल में हमारे वॉर्म की संख्या बढ़ने लगती है तो मस्तिष्क हमारा ऑटोमेटिक सुस्त होने लगता है, हमारे सोचने समझने की कहीं ना कहीं शक्ति में कमी आ जाती है। तो इसका सारा सा रिलेशन जो है हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म में होता है, कि जब हमें बरसात के मौसम में हमें अपने शरीर में गिरावट फील होने लगती है, वो सिर्फ हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म के कारण होता है। तो यदि आप ब्लैक क्यूमिन को लेते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म को खत्म करती है और आपके मस्तिष्क में उत्तेजना देती है, यानी आपका ब्रेन दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो वापिस आने लगती है। हमारी जो ब्लैक क्यूमिन है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो वो वर्क करती है वो एंटी अस्थमेटिक, यानी जो अस्थमा के पेशेंट है, जो कंटिन्यू पंप यूज कर रहे हैं, जो कंटिन्यू अस्थमेटिक इनहेलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि वो सभी जो है वो ब्लैक क्यूमिन की टैबलेट को लें और अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को खत्म करें। आयुर्वेद में कहना है कि यदि ब्लैक क्यूमिन 3 महीने कंटिन्यू लेके, फिर 1 महीने का गैप करके, फिर कंटिन्यू 3 महीने का उसको कंटिन्यू करके, यदि कोई बंदा हमारा इस वाली रिपीटेशन को 3 to 4 टाइम रिपीट कर लेता है, तो चाहे कितनी पुरानी से पुरानी अस्थमा की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। यानी उसका अस्थमेटिक इनहेलर जो है वो खत्म हो जाता है। कफ में, हमारी छाती में जितना भी कफ होता है वो सब उल्टी के थ्रू यानी वॉमिटिंग के थ्रू वॉश आउट हो जाता है, और हमारा सांस लेने में, हमारी सांस की गति में इंप्रूवमेंट हो जाता है। यदि आप इसके अच्छे से अच्छे फायदे ब्लैक क्यूमिन के लेना चाहते हैं तो आप इसको रात में खाने से 1 घंटे पहले
आप इसको गर्म पानी के साथ सेवन करें। गर्म पानी का मतलब है, हम हर 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 हर्ब को गर्म पानी के साथ क्यों बोलते हैं? हम हर हर्ब को गर्म पानी के साथ इसलिए बोलते हैं कि यदि कोई भी हर्ब को, यदि वो वार्म वाटर के साथ यदि ली जाती है तो उसका डाइजेशन इतनी फास्ट बॉडी में होता है, तो जितनी फास्ट किसी चीज का डाइजेशन होगा वो उतनी जल्दी अपने रिजल्ट शो करना शुरू कर देती है। यदि कोई एस्थमेटिक पेशेंट उसको लेना चाहता है तो वो सुबह एक्सरसाइज के बाद, यानी अस्थमा के हर पेशेंट को सुबह मॉर्निंग में हाफ एन आवर की एक्सरसाइज कंपलसरी होती ही है, जिससे उसकी ऑक्सीजन लेवल बेटर हो, उसको सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो समस्या खत्म हो। तो वो अपनी एक्सरसाइज के आधा घंटे बाद अपने गर्म दूध के साथ एक टैबलेट ब्लैक क्यूमिन की इंटेक करे तो उसको अपने अस्थमा की प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी हर्ब की, यानी ब्रह्मी की। ब्रह्मी आप मानते हैं तो ब्रह्मी एक दिव्य औषधि है, बुद्धि के लिए वरदान है, जिसे ब्रेन टॉनिक भी बोला जाता है। जैसे बोलते हैं बुद्धि के लिए वरदान का मतलब है ब्रह्मी जो है ब्रेन के लिए मिरेकल हर्ब है। ब्रेन से रिलेटेड किसी भी समस्या का यदि कोई समाधान है तो वो ब्रह्मी के पास ही है। ब्रह्मी में भी देखा जाए तो ब्रह्मी जो हर्ब है वो लोगों के कंफ्यूजन में मंडूक पर्णी, जैसे एक ब्रह्मी हर्ब है ऐसी एक दूसरी हर्ब है मंडूक पर्णी। ठीक है, तो लोग ब्रह्मी के कंफ्यूजन में मंडूक पर्णी को ब्रह्मी कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मंडूक पर्णी अलग वर्क करती है और ब्रह्मी अलग वर्क करती है, पर दोनों के पौधे देखने में सेम होते हैं। पर जो ब्रह्मी का बॉटनिकल नेम है वो हमारा बोकोपा मोनिका है, और जो मंडूक पर्णी है वो सेंट्रला ए सिस्टिका है। यानी दोनों ही अलग अलग हैं, पर दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ब्रेन पे ही काम करती हैं, दोनों की पौधे की आकृति भी एक सी है, दोनों का फल भी एक सा है। इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ब्रह्मी में और मंडूकपर्णी में, पर ब्रह्मी अलग है और मंडूकपर्णी अलग है। ठीक है, जो मंडूकपर्णी का है उसका स्पेशल जो वर्क है, उसका मेन जो वर्क है वो त्वचा रोग पे है। जो ब्रह्मी का मेन वर्क है वो हमारे ब्रेन पे है। तो जो ब्रह्मी है उसे बुद्धि का वरदान भी बोला जाता है, यानी वो हमारे आईक्यू लेवल यानी हमारी इंटेलिजेंसी जो लेवल है उसे इंक्रीज करती है। यदि हम संस्कृत में बोला जाए तो ब्रह्मी को सरस्वती भी बोलते हैं, जो सरस्वती का खुद ही नाम बुद्धि की देवी है, इसलिए ब्रह्मी को सरस्वती भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद बुद्धि का वरदान देती है। और हिंदी में इसे जल नीम भी बोला जाता है। जल नीम का मतलब, क्योंकि स्वाद में ये कड़वी होती है और ब्रह्मी जहां पर पानी होता है वहीं पे पैदा होती है, इसलिए जहां पर जलवायु में नमी होती है और जहां सबसे ज्यादा पानी होता है, पानी के समीप ही ब्रह्मी होती है, इसलिए इसे जल नीम भी बोला जाता है। रस में इसका जो रस होता है वो कड़वा होता है, जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी यानी शीतल होती है, इसीलिए इसका जो स्वाद है वो कसाया है, यानी ये मीठी भी होती है और कड़वी भी होती है, और इसका जो तासीर है वो शीतल होती है। इसलिए जो ब्रह्मी है वो हमारे वात पित्त कफ तीनों का समन करती है। क्यों? ये कड़वे होने के कारण हमारे कफ का समन करती है, मीठे होने के कारण हमारा वात का समन करती है, और शीतल होने के कारण ये हमारा पित्त का समन करती है। यदि किसी के ब्रेन में किसी भी तरीके की तीव्रता या तेजपन को ये स्थिर करती है, यानी उसको कम करती है। ब्रह्मी के लिए एक छोटा सा बोला जाता है घी घृत स्मृति, मतलब ये जो हमारा स्मरण यानी हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि को ग्रहण भी करती है, बुद्धि को धारण भी करती है, और हमारी स्मरण शक्ति को भी प्रदान करती है। यानी ग्रहण करना और धारण करना और स्मरण करना, ये तीनों चीज को बैलेंस करती है। तो इसलिए ब्रह्मी को बुद्धि का वरदान बोला जाता है। कॉमन प्रॉब्लम में यदि हम देखें तो जैसे कि ओवर थिंकिंग, दिन रात सोचना, कि हम तो सो जाते हैं पर हमारा ब्रेन नहीं सोचता है, हम दिन रात सोचते रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें, यदि हम नींद में भी हैं तो हम सो जाते हैं पर हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ओसीडी, पार्किंसंस, एपिलेप्सी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्रेन में किसी भी तरीके की यदि कोई दिक्कत है
यानी माइग्रेन तक भी। तो यदि आप ब्रह्मी का सेवन करते हैं तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे ब्रेन से खत्म हो जाती हैं। वो किस कारण से खत्म हो जाती है? क्योंकि जो ब्रह्मी है वो हमारे बॉडी में जाके हमारे ब्रेन की यानी हमारे तंत्रिक तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम किसी भी कारण से फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लोइंग कर रहा है, तो जब वो रिलैक्स हो जाता है तो हमारे ब्रेन से उत्पन्न किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो वो हमारे ब्रेन में समाप्त हो जाती है। बात करते हैं, बहुत एक छोटी सी बात है कि एकाग्रता, बच्चों में एकाग्रता की कमी और जो जवानी होती है जिसे बोलते हैं एडोलसेंस एज, उसमें बच्चों के दिमाग में तेजी, ठीक है ना, बोलते हैं कि ये इस समय पे जवानी की उम्र में है तो इसके दिमाग में तेजपन है, कि मेरे ब्रेन में तेजी है, ठीक है। और बुढ़ापे में आके भूलने की बीमारी, ये एक कॉमन है कि जब इंसान बच्चा होता है तो उसमें उसके एकाग्रता में कमी आ जाती है, जब वो जवान होता है तो उसके ब्रेन में तेजी आ जाती है, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसके भूलने की बीमारी हो जाती है। तो यदि ब्रह्मी जो है वो इन तीनों चीजों पे वर्क करती है, यानी चाइल्डहुड में भी वर्क करती है, हमारे एडोलसेंस एज में भी वर्क करती है, और हमारे जो डिजेनरेटिव एज होती है उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इसलिए ब्रह्मी को ब्रेन टॉनिक बोला जाता है। यदि आप जानते होंगे तो ब्रह्मी हमारे इंटेलिजेंसी और आईक्यू दोनों लेवल पे वर्क करती है। आईक्यू यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना, इंटेलिजेंसी यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना। दोनों चीजें एक अलग अलग होती हैं और ये दोनों ही चीज को बैलेंस करती है। यदि हम बुद्धिवर्धक की बात करें कि ये हमारे ब्रेन को तेज करती है, तो तेजपन में एक खुरापाती ब्रेन भी होता है कि बच्चे का दिमाग तेज है तो एक खुरापाती दिमाग है। तो ब्रह्मी जिन बच्चों का खुरापाती दिमाग होता है, यानी ब्रेन में किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई खुरापात बच्चों में उठती रहती है, तो ये उस खुरापात को भी कम करती है, क्योंकि इसको ब्रह्म बाधक भी बोला जाता है। मतलब ब्रह्मी लेने से यदि कोई बच्चा या बड़ा कंटिन्यू ब्रह्मी का सेवन करता है तो उसके ब्रेन में उठे गलत सवाल यानी ब्रेन में उठी उत्तेजना को कम करती है। ये एक शास्त्रीय ज्ञान की तरफ हमारे ब्रेन को ले जाती है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी ब्रह्मी पेड़ खुद, आप एक ब्रह्मी पेड़ को बोल सकते हैं कि वो एक सात्विक पेड़ है, यानी वो हमारे विचार में, हमारी सोच में भी सात्विकता प्रदान करता है। तो आज के समय में हमें सात्विकता की बहुत जरूरत है, तो इसलिए हमें ब्रह्मी की भी जरूरत है। हम बात करते हैं अपने नर्वस सिस्टम की। जो हमारे ब्रेन में जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, एंजाइटी हो गई है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है या इंसोमिया की प्रॉब्लम हो गई है, पार्किंसंस की दिक्कत हो गई है, यदि बंदा कंटिन्यू ब्रह्मी का सेवन करता है तो ब्रेन में इस तरीके की आई दिक्कत को वो खत्म करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सिर्फ बच्चों में, आपने ज्यादातर बच्चों को देखा होगा, जब बच्चे 5 साल तक के होते हैं तो हर बच्चे को छाती में जकड़न की दिक्कत होती है, कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ, थोड़ा मौसम ने पलटी मारी, बच्चों की छाती जकड़ना शुरू हो जाती है, उसमें कफ जमने लगता है। यदि हम अपने बच्चों को ब्रह्मी का सेवन कराते हैं तो जो वो कफ की दिक्कत है, छाती में जकड़न की दिक्कत है, तो आपके बच्चों में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चों में छाती में जकड़न, कफ का जमा होना खत्म हो जाएगा। वो उनके स्टूल के रास्ते सारा कफ बाहर वॉश आउट हो जाएगा। हम डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं, यानी डाइजेशन सिस्टम में ब्रह्मी का क्या काम है, क्योंकि ब्रह्मी को तो ब्रेन टॉनिक बोला जाता है, पर ब्रह्मी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे वर्क करती है, मैंने आपको बताया था, ब्रह्मी को हिंदी में जल नीम भी बोलते हैं। तो यानी नीम की तो आपको क्वालिटी पता ही है, इस कारण ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करती है, यानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। यदि किसी बंदे को अपाचन की दिक्कत है, कि यदि वो फूड तो लेता है पर उसकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे कंटिन्यू खट्टी डकारों की प्रॉब्लम है, या वो खाना लेता है तो उसके बाद उसे स्टमक में भारीपन फील होता है, तो यदि वो ब्रह्मी का सेवन करता है तो उसे इन प्रॉब्लम से निजात मिलती है और उसे अपने स्टमक में रिलीफ फील होता है। और दूसरी बात करते हैं हम अपनी किडनी की, क्योंकि ये जल नीम बोला गया है, यानी जल और नीम, जल में पैदा होने के कारण इस जो ये ब्रह्मी टैबलेट होते हैं इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत हाई होती है,
और जब भी हमारी बॉडी में किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, या हमारी बॉडी में यदि किडनी में हमारे रीनल कैल्कुलाई यानी पथरी की समस्या हो जाती है, रीनल इन्फेक्शन हो जाता है, पस सेल का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है यदि हमारी किडनी में, और यदि आप ब्रह्मी का सेवन करते हैं तो इसकी वाटर प्रवृत्ति होने के कारण, यानी ब्रह्मी टैबलेट में जल का ज्यादा समन होने के कारण ये हमारी किडनी से यूरिन फ्लो को इतने फास्ट कर देती है, तो यूरिन में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके के कोई हमारे डेड सेल हो, या किसी भी हमारे जो ये छोटी छोटी हमारी उसमें रीनल कैल्कुलाई बन जाती है, पथरियां बन जाती है किडनी में, तो उसको यूरिन के रास्ते ये वॉश आउट कर देती है और हमारी किडनी को बिल्कुल साफ कर देती है। क्योंकि ब्रह्मी जो होती है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हमारी फुल बॉडी यानी हमारे सिर ब्रेन से लेके हमारे पैर के नाखून तक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। यदि हमें एक सुई भी चुभी है तो सबसे पहले वो हमारे ब्रेन में जाती है वो सेंस, उसके बाद हमारे हाथ में पता चलता है कि हमें सुई चुभी है। तो ये सेकंड से भी कम की प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जाती है हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, और यदि हम ब्रह्मी टैबलेट का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर की दिक्कत खत्म हो जाती है, यानी हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या आने का रास्ता नहीं बचता है। क्यों? जब हमारा तांत्रिक सिस्टम यानी हमारा नर्वस सिस्टम ही ठीक है तो हमारी फुल बॉडी रिलैक्स है, हमारी फुल बॉडी का सिस्टम ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जितना भी है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे टिका हुआ है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो इसलिए ब्रह्मी जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करती है, न्यूरोट्रांसमीटर के फ्लो को इंक्रीज करती है, और हमारे जो ब्लड है उसकी फ्लो को हमारी बॉडी में इंक्रीज करती है। जो हमारी ब्रह्मी होती है ये इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारी ब्रेन यानी हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो एक छोटी सी है कि ब्रह्मी जो है एंटीऑक्सीडेंट इज इक्वल टू फ्री रेडिकल इज इक्वल टू हेल्दी सेल, यानी आप ब्रह्मी को लेते हैं तो ब्रह्मी हमारे बॉडी से जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं उनको यूरिन के रास्ते वॉश आउट करती है, और हमारे शरीर में जितने बचे सेल हैं उनको हेल्दी करती है। तो इसलिए यदि आप अपने शरीर में ब्रह्मी का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप ब्रह्मी को लेना है तो आप ब्रह्मी को रात को सोते समय गर्म दूध के साथ सेवन करें। गर्म दूध का मतलब होता है कि ब्रह्मी जो है एनिमल मिल्क यानी गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, एनिमल मिल्क के साथ ब्रह्मी का जो डाइजेशन है वो बहुत बहुत बढ़िया होता है। तो आप प्लीज जब भी ब्रह्मी का सेवन करें तो आप रात को सोते समय करें, या गाय या भैंस किसी भी के दूध के और गर्म दूध के साथ इसका सेवन करें। तो हमने आपको अपने तीनों जितनी हमारी बची हर्ब्स थी, नीम, ब्रह्मी और ब्लैक क्यूमिन, हमने इसके बारे में आपको बताया। इससे पहले पार्ट में मैं आपको अपने अश्वगंधा, गिलोय और त्रिफला के बारे में बता चुकी थी। तो आप सभी इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ी बूटी है, ये रसायन नहीं है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला देती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि रसायन जो होता है वो एक तरीके से च्यवनप्राश की तरीके से होता है कि आप उसको हर रोज सुबह उठ के लेंगे तो आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे, और एक समय ऐसे आएगा कि आपकी फुल बॉडी एक हेल्दी बॉडी बन जाएगी। पर जड़ी बूटियां जो होती हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर एक डोज होती है और एक टाइम पीरियड होता है। इसके बाद हमें कहीं ना कहीं अपनी जड़ी बूटियों को स्टॉप करना पड़ता है और दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सिंगल हर्ब सीरीज है, मतलब सिंगल हर्ब है, यानी जो हर्ब है वो किसी ना किसी समस्या पे वर्क करती है। तो इसके लिए आपको हकीम बनना ही पड़ेगा। यदि आप अब तक यदि हकीम नहीं बने हुए हैं तो अब आपके डिएक्शन में आके आपको हकीम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास नीम है तो आप हकीम है नहीं? मैंने आपको बताया है एक नीम 100 हकीम की बराबर है। ठीक, तो आप प्लीज सब हकीम बन जाइएगा और नीम